केरला के एक छोटे से गांव में एक ऐसा परिवार रहता था जिसे देखकर हर कोई कहता था परफेक्ट फैमिली। लेकिन फिर 14 सालों के अंदर उसी फैमिली के एक के बाद एक मेंबर्स की मौत होने लगी। हर बार रीज़न अलग था, कभी हार्ट अटैक, कभी एक्सीडेंट, कभी सुसाइड। और हर बार लोगों ने मान लिया कि ये सिर्फ बैड लक है। लेकिन सालों बाद जब किसी ने पुरानी डेट्स को दोबारा देखना शुरू किया तो एक ऐसी चीज़ सामने आई जिसने पूरे परिवार को सदमे में रख दिया। एक ऐसा पैटर्न जो इतने सालों तक सबकी नज़रों के सामने था लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। आखिर वो कौन सी डिटेल थी जो हर मौत को एक दूसरे से जोड़ रही थी, और कैसे एक रिस्पेक्टेड फैमिली के अंदर छुपा हुआ एक सीक्रेट सबसे शॉकिंग मिस्ट्रीज में से एक बन गया। एक कहानी आपको एंड तक देखनी पड़ेगी क्योंकि सच शुरुआत से कहीं ज़्यादा डरावनी है। केरला का एक छोटा सा गांव था, कुडाथाई। ये वो जगह थी जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे, जहां हर संडे चर्च में लोग मिलते थे। और इसी गांव में रहती थी एक औरत, जोली जोसेफ। शी वॉज एजुकेटेड, सॉफ्ट स्पोकन, रिलीजियस, फैमिली ओरिएंटेड और सबसे इम्पोर्टेंट एक रिस्पेक्टेड लेक्चरर। कम से कम लोगों को यही लगता था। 1997 में जोली जोसेफ की शादी रॉय थॉमस से हुई। दे हैड 2 सन्स। रॉय एक रिस्पेक्टेड क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता था। फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल थी, गांव में उनकी इज्जत थी। रॉय के पेरेंट्स अनमा थॉमस और टॉम थॉमस अच्छे खासे प्रॉपर्टी ओनर्स थे। शादी के बाद जोली इसी घर का हिस्सा बन गई और धीरे धीरे सबका ट्रस्ट जीत लिया। वो चर्च एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहती, रिलेटिव्स के साथ फ्रेंडली थी और सबको लगता था कि वो हाईली एजुकेटेड है। जोली लोगों को बताती थी कि वो एनआईटी कैलीकट में लेक्चरर है। गांव के लोग इम्प्रेस हो जाते, फैमिली प्राउड फील करती। किसी ने कभी वेरीफाई करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। आखिर कौन अपने बहू पर शक करता है। लेकिन सालों बाद पुलिस को पता चला कि शायद ये जो भी फेक थी, एक पूरी आइडेंटिटी, एक पूरी इमेज जिस पर लोग भरोसा करते थे, उस शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और यही वो पॉइंट था जहाँ इन्वेस्टिगेटर्स ने सोचा, अगर वो अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा फेक कर सकती है तो और क्या क्या फेक हो सकता है। एक कहानी शुरू होती है एक ग्लास पानी से, एक ऐसा ग्लास जिसे उस दिन किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दी। 2002 कुडाथाई विलेज में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। जोली जोसेफ अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। बाहर से देखो तो एक एजुकेटेड, केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल बहू नज़र आती थी। लेकिन इसी साल एक ऐसी मौत हुई जिसने बाद में पूरे केस की डायरेक्शन बदल दी। अनमा थॉमस सुबह की वॉक करके घर लौटी थी। घर पहुंचते ही उन्होंने एक गिलास पानी पिया, लेकिन पानी पीने के कुछ ही मिनट बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। उन्हें चक्कर आने लगे, सांस लेने में दिक्कत होने लगी और देखते ही देखते वो ज़मीन पर गिर गई। फैमिली उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर्स ने काफ़ी कोशिश की लेकिन अनमा थॉमस की मौत हो गई। She was 57 years old. ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन सिंपल थी, हार्ट अटैक। फैमिली ने भी इसी बात को मान लिया। किसी को कोई शक नहीं हुआ। किसी ने नहीं सोचा कि शायद ये एक नेचुरल डेथ नहीं थी। उस समय किसी ने इस डिटेल पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आगे चलकर यही डिटेल इन्वेस्टिगेटर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बनने वाली थी। 6 साल बाद यानी 2008 में फैमिली अब भी अनमा की मौत के दुख से पूरी तरह बाहर नहीं निकली थी। तभी एक और ट्रेजेडी ने घर को हिला दिया। इस बार विक्टिम था टॉम थॉमस, एज 66, अनमा का पति और जोली का ससुर। रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉम थॉमस अचानक बेहोश होकर गिर गए। उनकी हालात रैपिडली ख़राब हुई और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। एक बार फिर एक्सप्लेनेशन वही था, नेचुरल डेथ, एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। किसी ने ज़्यादा सवाल नहीं किए, किसी ने पैटर्न नोटिस नहीं किया, लेकिन एक चीज़ फिर रिपीट हुई थी। 2011 ये वो साल था जब केस और भी डार्क होने वाला था। विक्टिम था रॉय थॉमस, एज 40, जोली का हस्बैंड। उस रात रॉय ने नॉर्मल डिनर किया, राइस और बंगाल क्रैम करी। एक आम सा खाना, एक आम सी रात। लेकिन सुबह सब कुछ बदल चुका था। रॉय बाथरूम के अंदर डेड मिला। उस वक्त सबने सोचा ये सुसाइड है, लेकिन एक फोरेंसिक डिटेल ने पूरी कहानी को उल्टा कर दिया। बाथरूम अंदर से लॉक्ड था। पहली नज़र में पुलिस को लगा कि ये सुसाइड हो सकती है। शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से केस को ऑलमोस्ट क्लोज कर दिया गया।
लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक शॉकिंग डिटेल रिवील की। रॉय के बॉडी में पॉइजन के ट्रेसेस मिले थे। ये डिटेल बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी केस आगे नहीं बढ़ा। कई लोगों ने मान लिया कि शायद रॉय ने खुद जहर खा लिया होगा, लेकिन फैमिली में एक आदमी था जो इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई नहीं हुआ। रॉय का मैटरनल अंकल मैथ्यू मंजियाडिल और रॉय का मामा था। उन्हें लग रहा था कि कहानी में कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा जो सब लोग इग्नोर कर रहे थे। उन्होंने बार बार इंक्वायरी की डिमांड की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दोबारा देखने की बात की, और शायद इसी वजह से वो खुद अगला टारगेट बन गए। रॉय की मौत पर सवाल उठाने वाला आदमी ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहा, और जब वो भी मरा, कुछ लोगों को पहली बार लगा कि ये सिर्फ बैड लक नहीं हो सकता। 2014 में मैथ्यू मंजियाडिल की भी अचानक मौत हो गई। He was 68। विस्की पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और फिर वो गिर पड़े। कुछ ही देर में उनकी डेथ हो गई। अब तक फैमिली में मल्टीपल डेथ्स हो चुकी थी, लेकिन हॉरर यहीं खत्म नहीं हुआ। इसी साल एक और शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। साजू जाचार्य की 2 साल की बेटी एल्फाइन, एक छोटी सी बच्ची, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो खाना खाते वक्त चौक हो गई और उसकी मौत हो गई। पूरा परिवार टूट गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ट्रेजेडी अभी खत्म नहीं हुई थी। रॉय की डेथ के बाद जोली की लाइफ में एक नया आदमी आया, साजू। साजू भी सेम एक्सटेंडेड फैमिली सर्कल से था। साजू रॉय थॉमस के पिता के भाई का बेटा है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। साजू पहले से मैरिड था, उसकी वाइफ थी सिली। नॉर्मल सिचुएशन में ये रिलेशनशिप इम्पॉसिबल लगती, लेकिन कुछ सालों बाद ऐसी चीज़ें हुई जिन्होंने सबको हिला दिया। अब तक कई लोग मर चुके थे, लेकिन असली मोटिव अब सामने आने वाला था। 2016, 2 साल बाद, एल्पाइन की माँ साजू की वाइफ सिली साजू 41 इयर्स ओल्ड और डिप्रेशन और इमोशनल स्ट्रेस से जूझ रही थी, क्योंकि उसकी बेटी एल्पाइन मर गई थी। इसी दौरान जोली ने एलिजेडली उन्हें एक मशरूम कैप्सूल दिया। जोली ने कहा कि एक कैप्सूल एनर्जी बनाने में हेल्प करेगा, मूड बेटर करेगा। सिली ने भरोसा कर लिया, कैप्सूल ले लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो वहीं गिर गई। सिली की भी मौत हो गई। अब तक एक ही एक्सटेंडेड फैमिली में एक के बाद एक कई लोग मर चुके थे। हर डेथ अलग लगती थी, हर मौत के लिए अलग एक्सप्लेनेशन दी गई थी। कभी हार्ट अटैक, नेचुरल कॉजेज, सुसाइड, चोकिंग, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन जब सालों बाद इन सारी डेथ्स को एक साथ जोड़कर देखा, तो एक ऐसा पैटर्न नजर आया जिसने पूरे केरला को शॉक कर दिया। और उस पैटर्न के सेंटर में खड़ी थी सिर्फ एक औरत। 17 साल तक ये डेट्स अलग अलग इंसिडेंट्स लगती रही, फिर किसी ने उन सबको एक ही टाइमलाइन पर रख दिया और सब कुछ बदल गया। रॉय के भाई और रिलेटिव्स के लिए इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक पुलिस केस नहीं था, ये उन लोगों के लिए आंसर्स की तलाश थी। सालों से उनके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर हमारे फैमिली के साथ ही इतनी घटनाएं क्यों हुई। और जब ग्रेव्स खुलने लगी, उन्हें एहसास हुआ शायद वो जवाब सुनना भी नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि रॉय की डेथ में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने प्रेशर बनाना शुरू किया, अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट की गई, पुराने फाइल्स खोली गई और फिर इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू हुई। ये वही मोमेंट था जो एलिजेडली जोली के लिए नाइटमेयर बन गया। इन्वेस्टिगेटर्स पुरानी फाइल्स देख रहे थे, मेडिकल रिपोर्ट्स, विटनेस स्टेटमेंट्स, फैमिली हिस्ट्रीज, और फिर उन्होंने एक अजीब चीज़ नोटिस की। जब भी कोई मरा, किसी ना किसी फॉर्म में जोली आसपास थी। पहले उन्होंने इसे कोइंसिडेंस माना, फिर सेकेंड टाइम देखा, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम, और धीरे धीरे कोइंसिडेंस एक पैटर्न बनने लगा और पैटर्न सस्पिशन में बदलने लगा। आगे जो होने वाला था वो इंडिया के सबसे अनयूजुअल मर्डर इन्वेस्टिगेशंस में से एक था। पुलिस डेड लोगों से जवाब लेने वाली थी। उन्होंने डिसाइड किया बॉडीज को ग्रेव से निकालकर एग्जामिन करना। पुराने फोरेंसिक एविडेंस को दोबारा एनालाइज किया गया। एक्सपर्ट्स ने सैंपल्स एग्जामिन किए और इन्वेस्टिगेटर्स ने क्लेम किया कि मल्टीपल डेथ्स में साइनाइड पॉइजनिंग के साइंस मिले। साइनाइड एक ऐसा पॉइजन जो बहुत डेंजरस होता है, और एलिजेडली इसी पॉइजन ने सालों तक एक फैमिली के अंदर मौत फैलाई। जैसे जैसे फोरेंसिक रिपोर्ट्स आती गई, पुलिस का सस्पिशन स्ट्रॉन्ग होता गया और फिर इन्वेस्टिगेशन सीधा जोली तक पहुंच गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने एक और शॉकिंग चीज़ डिस्कवर की।
जोली जिस लेक्चरर जॉब का सालों से क्लेम करती थी, पुलिस के मुताबिक वो सच नहीं थी। गांव के लोग शॉक्ड रह गए, रिलेटिव्स डिसबिलीफ में चले गए। उनके लिए ये समझना मुश्किल था कि जिस औरत को वो सालों से जानते थे, उसकी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा फेक हो सकता है। और अगर जॉब फेक थी तो और क्या फेक था? इस सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा था। इन्वेस्टिगेशन अब सिर्फ सस्पिशन तक सीमित नहीं थी। पुलिस के पास एक थियरी थी और उनका मानना था कि पूरे फैमिली ट्रेजेडी के सेंटर में एक ही नाम था। ऑन अक्टूबर 2019 पुलिस ने जोली को अरेस्ट कर लिया। जोली जोसेफ ने कन्फेस किया कि उसने 6 लोगों को मारा साइनाइड से। उसने एलिजेडली ये सब किया ताकि वो प्रॉपर्टी हड़प सके और साजू यानी अपने लवर से शादी कर सके, जो कि रॉय थॉमस के अपने अंकल के बेटे थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का दावा था कि रियलिटी और भी शॉकिंग थी। अब एक सवाल आता है, आखिर जोली के पास साइनाइड आया कैसे? वो कहाँ से लाती थी? क्योंकि साइनाइड को ऑब्टेन करना इतना आसान नहीं है। कन्फेशन में जोली ने 2 और नाम बताए, एमएस मैथ्यू और प्राजी कुमार। जोली जोसेफ के आसपास एक ऐसा आदमी भी था जिसका नाम इन्वेस्टिगेशन के दौरान बार बार सामने आया, एमएस मैथ्यू। पुलिस के मुताबिक मैथ्यू सिर्फ जोली का दूर का रिश्तेदार नहीं था, बल्कि उसके साथ उसका एक सीक्रेट रोमांटिक रिलेशनशिप भी था। सालों तक ये बात बहुत कम लोगों को पता थी। जब कुडाथाई डेथ्स की इन्वेस्टिगेशन गहरी हुई, तब पुलिस ने दावा किया कि जोली तक साइनाइड पहुंचाने में मैथ्यू ने अहम रोल निभाया। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार मैथ्यू ने पुलिस को बताया कि उसने साइनाइड प्राजी कुमार नाम के व्यक्ति से हासिल किया था। इसके बदले उसने 2 बोतल्स अल्कोहल और 5,000 रुपये दिए थे। प्राजी कुमार एक सुनार था, उसी ने एमएस मैथ्यू को साइनाइड दिया था, बिकॉज साइनाइड का यूज़ सुनार लोग करते हैं गोल्ड मेकिंग में। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल ये था कि जोली को साइनाइड की जरूरत क्यों पड़ी। मैथ्यू का कहना था कि जोली ने उसे बताया था कि उसके घर के आसपास एक आवारा कुत्ता घूमता रहता है और उसी को मारने के लिए साइनाइड चाहिए। उस वक्त शायद मैथ्यू ने इस बात पर ज़्यादा सवाल नहीं उठाया, लेकिन जब एक के बाद एक मौत की कहानी सामने आई, इन्वेस्टिगेटर को शक हुआ कि क्या ये स्ट्रे डॉग वाली कहानी सिर्फ एक एक्सक्यूज थी। पुलिस का मानना था कि इसी साइनाइड ने बाद में कुडाथाई केस को इंडिया के सबसे शॉकिंग फैमिली मर्डर मिस्ट्रीज में बदल दिया। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एमएस मैथ्यू का नाम भी इस डार्क और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्पिरेसी के बीच में फंस गया। अब सवाल ये था, क्या मैथ्यू को वाकई पता नहीं था कि साइनाइड किसके लिए इस्तेमाल होने वाला है, या फिर वो इस पूरी कहानी का सिर्फ एक अनजान मोहरा था? इस सवाल आज भी इस केस के सबसे कंट्रोवर्शियल पहलुओं में से एक माना जाता है। इस केस का सबसे फ्राइटनिंग पार्ट सिर्फ डेट्स नहीं था, सबसे डरावनी बात थी पेशेंस। अगर एलिगेशन सच है तो इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक एक क्राइम्स गुस्से में नहीं हुए, ये इम्पल्सिव नहीं थे, ये एलिजेडली सालों तक प्लानिंग के साथ किए गए। एक डेट, फिर वेट, फिर नॉर्मल लाइफ, फिर एक और डेट और फिर से नॉर्मल लाइफ। इसी वजह से कोई पैटर्न देख ही नहीं पाया, इसी वजह से फैमिली को कुछ समझ नहीं आया और इसी वजह से ये मिस्ट्री इतने सालों तक हिडन रही। सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी, उनमें से किसी को भी अपने किलर पर कभी शक नहीं हुआ। उन्हें कोई मॉन्स्टर नजर नहीं आता, उन्हें एक नॉर्मल औरत नजर आती है। शायद इसी वजह से एक केस इतना डिस्टर्बिंग है, क्योंकि अगर एलिगेशन सच है तो डेंजर कभी कभी स्केरी फेस के साथ नहीं आया। वो फैमिली के साथ डिनर टेबल पर बैठा, चर्च में प्रेयर्स में शामिल हुआ और सालों तक किसी को उसकी असली पहचान का अंदाज़ा तक नहीं हुआ। और शायद इसीलिए कुडाथाई की एक कहानी सिर्फ मर्डर्स की कहानी नहीं है, एक ट्रस्ट के टूटने की कहानी है, एक पूरे परिवार के धीरे धीरे खत्म होने की कहानी है और एक ऐसे सवाल की कहानी है जिसका जवाब आज भी लोग ढूंढ रहे हैं। क्या हम कभी किसी इंसान को सच में जान पाते हैं? लाइक एंड सब्सक्राइब।